नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इन सब की वीडियोस आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में लगातार आप जाएंगे, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में लगातार क्रम से ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब कुछ ही टॉपिक बचे हैं। केमिस्ट्री के 80% लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 20% ही बची है, वो भी हम कंप्लीट कर दे रहे हैं जल्दी से। आज हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, जिसमें हम न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, विखंडन और बिजली कैसे बनती है न्यूक्लियर एनर्जी से, वो भी देखेंगे। तो कंप्लीट टॉपिक होने वाला है आपके लिए ये वीडियो में। पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक से उत्पन्न ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। जो एटम होता है, एटम से यानी कि एटम के अंदर जो उसका नाभिक होता है ना, नाभिक से जो ऊर्जा निकलती है उसी को क्या कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। हमने एटम की संरचना मैंने आपको समझा रखी है कि नाभिक क्या है, एटम क्या है, ये पहली वीडियोस में हमने बताया हुआ है। आज हम उसके आगे देख रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो परमाणु के नाभिक से जो ऊर्जा निकलेगी उसी को क्या कहा जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाएगा। और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, और कब की थी? तो 1911 में की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने की है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणुओं के नाभिक जो है भाग लेते हैं। ये जो नाभिकीय अभिक्रिया इसमें कोई भाग लेता है तो परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, जिसमें तत्वों के परमाणुओं के नाभिकों की संरचना में परिवर्तन होता है। इसकी जो नाभिक की संरचना है इसमें परिवर्तन होगा तभी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, जिसके फलस्वरूप नए परमाणु या नए कण बनते हैं और साथ ही ऊर्जा की एक विशाल मात्रा उत्सर्जित होती है, और इसी उत्सर्जित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, हमने देखा कि नाभिकीय अभिक्रिया होगी। तो नाभिकीय अभिक्रिया दो तरह की होती है। एक को कहते हैं नाभिकीय विखंडन और एक को कहते हैं नाभिकीय संलयन। विखंडन को कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन, और नाभिकीय संलयन को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फिजन और फ्यूजन कंफ्यूज मत होना, अलग अलग है। एक होता है विखंडन और एक होता है संलयन। तो दोनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। पहले हम देखते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है, उसके बाद हम नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? तो देखिए, जैसे दो नाभिक है ना, दो नाभिक मिलकर क्या करेंगे? एक नाभिक का निर्माण करेंगे, तो इसी को कहा जाएगा नाभिकीय संलयन। तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की एक विशाल मात्रा मुक्त होती है। इसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो आप देख ही रहे हैं फ्यूजन में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं नाभिक है। जब दो नाभिक मिलकर क्या करेंगे? एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, तो इसी को कहा जाएगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसी में जब ये नाभिक जोड़ेंगे तो एक विशाल मात्रा में एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। इसी को न्यूक्लियर एनर्जी का कहते हैं हम। न्यूक्लियर एनर्जी है ये। न्यूक्लियर एनर्जी का कौन सा पार्ट है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये जो संलयन की अभिक्रिया है ना, इसको प्रारंभ करने के लिए, शुरू करने के लिए भी बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। तो जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है ना, इसमें पदार्थ अपनी चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा की अवस्था में चला जाता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तापमान, हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है हमने पढ़ रखी है। पदार्थ की 5 अवस्था मैंने आपको पढ़ा रखी है, जिसमें से मुख्य रूप से तो 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? ये लिक्विड, जेली लिक्विड की तरह अवस्था होती है। जैसे आपको मैं क्या समझाऊं? हाँ, जैसे आपका बलगम निकलता है ना, जो कफ निकलता है, वो जिस प्रकार होता है, ना तो वो लिक्विड होता है और ना ही वो कोई द्रव होता है और ना ही ठोस होता है, उसी को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो प्लाज्मा अवस्था में वो चीज़ चली जाती है इतने तापमान में। ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्लाज्मा, इसमें पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। नाभिकीय संलयन में अब इतना ही जानिए, जब दो हल्के नाभिक क्या होंगे?
इसमें मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। विखंडन में आगे हम देखेंगे कि एक नाभिक विखंडन होकर टूट जाएगा और दो नाभिकों में बढ़ जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाता है। जैसे आप देखिए कि सूर्य और तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है ना, ये नाभिकीय संलयन है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ये पूछा जाता है कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य में नाभिकीय संलयन का जो स्रोत है, ईंधन है, वो हाइड्रोजन है और सूर्य में नाभिकीय संलयन का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो हीलियम है। यानी कि जो हाइड्रोजन है ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रोजन इसका ईंधन का स्रोत है और जो उसका रिजल्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो हीलियम है। और जो हाइड्रोजन बम है ना, इसका निर्माण भी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। तो जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, इसी के द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसी अभिक्रिया से हाइड्रोजन बम बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनियंत्रित क्यों? क्योंकि जब भी नियंत्रण में ले आया जाए तो वो बम नहीं रहेगा, बॉम्ब नहीं रहेगा। जब वो अनियंत्रित हो जाती है कोई चीज़ ना, तभी वो बम बनती है, बम बनती है। तो हाइड्रोजन बम जो है, इसका निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। तो नाभिकीय संलयन में हमने क्या क्या सीखा कि नाभिकीय संलयन जो है, इसमें जो दो नाभिक हैं, एक नाभिक बन जाते हैं, बड़े नाभिक बन जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है, ये भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। और जो हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है, ये भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। अब हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमने नाभिकीय संलयन में क्या देखा कि दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा कि एक नाभिक जो है ना, ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों का निर्माण करता है और साथ ही में ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त करता है। जब ये टूटता है ना दो हल्के नाभिकों में, तो ऊर्जा की एक राशि, विशाल राशि मुक्त होती है और इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और परमाणु बम का जो निर्माण होता है ना, वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर ही किया गया है। जो एटम बम है, परमाणु बम है, इसका निर्माण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर ही निर्भर है, याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है, उससे हाइड्रोजन बम बनता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा परमाणु बम बनता है। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का, जो आप देख रहे हैं 92, जो इसका एटॉमिक नंबर हो और एटॉमिक मास 238, तो यूरेनियम तथा प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है परमाणु बम बनाने के लिए। और सबसे पहले जो परमाणु बम बना था ना, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो कि पूछा जाता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत पहला परमाणु बम बना था, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का मिशन था। और 1942 ईस्वी में अमेरिका ने ही पहला परमाणु बम बनाया था। और बनाया किसने था परमाणु बम? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया था। और जब ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बना लिया था ना, तो इन्हें काफ़ी गिल्ट फीलिंग आई थी। और इन्होंने, इनके जो आखिरी शब्द हैं, इन्होंने कहा था, नाउ आई बिकम डेथ, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. इन्होंने परमाणु बम बना तो लिया, लेकिन बाद में इनको काफ़ी पश्चाताप हुआ था कि मैंने ये जो चीज़ बना दी है, ये दुनिया को ख़त्म कर सकती है। इसके बाद नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी में हमने देखा ना कि नाभिकीय विखंडन क्या है, कि भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। इसी को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और पहला परमाणु बम है वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था 1942 में। और प्रोजेक्ट कौन सा था, मिशन कौन सा था, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो आगे देखते हैं, तो जो प्रथम परमाणु बम था ना, जिसका नाम था लिटिल बॉय, ये अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर, तथा दूसरा परमाणु बम जिसका नाम रखा था फैट मैन, ये अमेरिका के द्वारा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। तो जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पर दो एटम बम चलाए गए थे। पहला है जिसका नाम था लिटिल बॉय, जो कि 6 अगस्त को चलाया गया था हिरोशिमा में। और दूसरा है फैट मैन, इसका नाम रखा गया। पहले ये लिटिल था, बाद में फैट हो गया, जिसको 9 अगस्त को चलाया था अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर। ये पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो हिरोशिमा पर जो एटम बम चलाया गया था ना, उसमें यूरेनियम का यूज़ किया गया था। और नागासाकी पर जो चलाया गया था, उसमें प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। ये तो हो गया पहला परमाणु बम। लेकिन जो भारत ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था, उसका परीक्षण कब किया था? तो भारत ने राजस्थान के पोखरण में 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण किया था, याद रखिएगा। कब? पोखरण में किया था
1974 में किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु बम 18 मई 1974 को, का नाम इन्होंने रखा था, जिसका कोड वर्ड था मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया था? क्योंकि जिस दिन ये परीक्षण किया गया था ना, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। तो बुद्ध पूर्णिमा थी, तो उसी दिन इसका नाम रखा गया था मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। इसके नाम से परीक्षण किया गया था। और भारत ने जो अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 11 तथा 13 मई 1998 को, का नाम था शक्ति 198। इसका नाम रखा गया था मिशन का। तो शक्ति नाम था, वैसे 98 इसलिए है क्योंकि 1998 में ये परीक्षण हुआ था। पहला परीक्षण 1974 में हुआ था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद जो दूसरा परीक्षण हुआ था 1998 में, इसका नाम था शक्ति, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। तो हमने दो बम पढ़ लिए, परमाणु बम भी देख लिया, हाइड्रोजन बम भी देख लिया। एक और बम है जिसका नाम है न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम क्या है? तो लगभग 20 वर्षों के परीक्षण तथा प्रयोग के उपरांत अमेरिका ने सन 1977 में इस बम का निर्माण किया था। और इस बम का काम क्या है, क्या करता है? तो इस बम के द्वारा जीवों तथा मनुष्यों का नाश हो जाता है, लेकिन इमारतों का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो कितना खतरनाक बम है ये। देखिए, जो हाइड्रोजन बम है या परमाणु बम है, उससे इमारत हो, कुछ भी हो, हर चीज को नुकसान पहुंचेगा, चाहे चीज सजीव हो या निर्जीव हो, हर चीज को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो रेडिएशन है। लेकिन जो न्यूट्रॉन बम है ना, इसमें जो सजीव हैं, यानी कि जीव हैं और मनुष्य हैं, सजीवों को तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जो निर्जीव वस्तु हैं जैसे इमारत, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो देख रहे हैं हम कितना खतरनाक बम है कि केवल जो जीव तथा मनुष्य हैं उनको तो नुकसान पहुंचाएगा, उनको तो मार देगा, लेकिन जो इमारतें वगैरह हैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यह है न्यूट्रॉन बम, इसको भी याद रख लेना। तो आगे देखते हैं। तो हमने नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन ये पढ़ लिया। हम देखते हैं परमाणु रिएक्टर। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है, अगर ये अनकंट्रोलेबल हो तो खतरनाक रूप ले लेती है, और इसी को बम कह देते हैं हम। लेकिन यही न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम कंट्रोल कर लें तो इसी से हम बिजली बना सकते हैं। वही है नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर, क्या है जिसमें हम बिजली बनाएंगे। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा ही, जो हमने पढ़ी थी ना, में एक बड़ा नाभिक क्या होता है, टूटकर दो हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है। इसी विधि के द्वारा हम ऊष्मा को उत्पन्न करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। में ऊर्जा को, यानी कि जो हीट पैदा होगी, उसे हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले जो संयंत्र हैं, उसी को नाभिकीय रिएक्टर कहा जाता है। या इसे हम परमाणु शक्ति प्लांट अथवा परमाणु भट्टी कहते हैं, जिसमें हम बिजली बनाते हैं। किसके द्वारा बिजली बनाते हैं? तो न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा जिसमें हम बिजली बनाते हैं, उसी को न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। में क्या होता है आगे हम समझेंगे भी, तो डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि है क्या बेसिक। ठीक है, इसमें यूरेनियम को लिया जाएगा। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया आपको पता ही है ना, इसमें एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा। उसमें क्या होता है, यूरेनियम 235 को लिया जाता है। अभी ये स्टेबल है, लेकिन इसको अनस्टेबल पहले किया जाएगा। तो अनस्टेबल कैसे होगा? तो इसमें एक न्यूट्रॉन से हमला कराया जाएगा। जैसे न्यूट्रॉन इसमें आके हमला करेगा, इसमें स्ट्राइक करेगा, तो ये अनकंट्रोल हो जाएगा। मतलब कि स्टेबल था, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हुआ, ये टूटेगा। देखिए अब टूटना शुरू हो जाएगा। इसको हमने ट्राई करा दी एक न्यूट्रॉन की। उसके बाद इसमें ये टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन में बढ़ जाएगा, और इसी के साथ बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी निकलेगी और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से जाकर टकराएगा ना, तब ये दो भागों में बट जाएगा, दो नाभिकों में। कौन कौन से नाभिकों में बटेगा? तो ये क्रिप्टॉन और बेरियम, क्रिप्टॉन और बेरियम में बढ़ जाएगा। इसके साथ काफ़ी भारी मात्रा में एनर्जी निकलेगी और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ डिटेल से, इतना कोई समझाता नहीं। तो देखिए 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, लेकिन अगर हम इसको ऐसे छोड़ देना, 3 न्यूट्रॉन फिर आगे जाकर फिर यूरेनियम से टकराएंगे, फिर उसमें से नाभिक निकलेंगे, तो ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाएगी। मतलब इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक चैन बन जाएगी। ये न्यूट्रॉन आगे जाकर फिर से यूरेनियम से टकराएगा, फिर वो दो भाग में विखंडन होगा, फिर यूरेनियम आगे टकराएगा। मतलब कि ऐसे काफ़ी बड़ी चैन बन जाएगी। ठीक है, तो हम एटम बम कह देते हैं, परमाणु बम कह देते हैं, लेकिन जब हमें बिजली बनानी है तो इस चैन को अपने नियंत्रण में करना होगा, तभी हम बिजली बना पाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को सोख लेते हैं। तो 3 न्यूट्रॉन निकले ना, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को हम सोख लेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, इसकी पावर। फिर जो एक न्यूट्रॉन है आगे जाकर ये टकराएगा नाभिक से, फिर आगे बढ़ेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक को 2 को सोख लेंगे। मतलब कि 3 की जो पावर है उसमें से 2 को तो हम ख़त्म कर दे रहे हैं, केवल एक का काम ले रहे हैं। ये आगे टकराएगा, फिर निकलेंगे, फिर हम 2 को सोख लेंगे, एक से आगे काम करवाएंगे। ये हमारे कंट्रोल में रहेगा ऐसे।
क्योंकि अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, 309, 927 ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें से हम 2 को सोख लेते हैं। कैसे सोखेंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे होता है ये सब। लेकिन आपको बेसिक समझ आ गया ना कि रिएक्शन होती कैसे है। ये रिएक्शन के लिए यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन का स्ट्राइक कराया जाता है, फिर 2 नाभिकों में टूटता है बेरियम और क्रिप्टन, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी को तो हम काम में लेते हैं, इसी को तो जो ऊष्मीय ऊर्जा है, इसी को तो हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आगे हम डायग्राम से भी थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये न्यूट्रॉन है, आके नाभिक से टकराया, 2 में विभक्त हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकले, ये 2 हमने सोख लिए, अवशोषित कर लिया, एक बचा आगे टकराया, फिर इसी प्रकार टकराते हैं, नाभिक टूटते चले जाते हैं। बड़े बड़े नाभिक जो हैं जैसे टकराएगा छोटे छोटे नाभिक में टूटेगा और उसके साथ काफ़ी मात्रा में एनर्जी हीट भी निकलेगी। तो ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन जब होती है तो उसी को हम कह देते हैं एटम बम। लेकिन जब इसको हम कंट्रोल करते हैं तो इसको हम कह देते हैं कि इसे हम बिजली बना लेंगे, पावर प्लांट, बिजली बनाते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा बेसिक डायग्राम समझाता हूँ, उसके बाद इसको हम आगे डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि क्या होता है नाभिकीय ईंधन। लेकिन पहले आपके दिमाग में एक बेसिक सा डायग्राम होना चाहिए, तब आपको समझ आएगा कि आखिर न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनती कैसे है। तो पहले देखिए बिजली बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो यूरेनियम है इससे बिजली बनाई जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए। आप कहेंगे यूरेनियम से बिजली क्यों बनाई जाती है, तो देखिए कोयले से भी बिजली बनाई जाती है, उसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। लेकिन जब यूरेनियम से बनाई जाती है तो उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है। तो बिजली बनती कैसे है? बिजली बनाना बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं होता। बिजली बनती कैसे है? आपको समझाता हूँ कि फाइनल क्या होता है। एक चुंबक होता है, इसके बगल में बड़े बड़े चुंबक होते हैं 2। ये मैंने आपको मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व वाले वीडियो में बताया था। ये जो चुंबक घूमेगा ना बीच में, जब बहुत ही तेज गति से घूमेगा, इस चुंबक का भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और इस वाले चुंबक की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये चुंबक घूम कर क्या करेगा, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा क्योंकि इसके बीच में घूम रहा है, जिससे क्या होता है बिजली पैदा होती है। बस इसी चुंबक को घुमाना है। अब आपको आपकी मर्जी है इसको कैसे घुमाओ। हाथ से घुमाओगे तो कितनी देर तक घुमाते रहोगे, इसलिए जनरेटर आता है। जनरेटर में आपने देखोगे ना, घुमाते हो, घूमता कैसे है, तो उसमें हम डीजल वगैरह डालते हैं, उससे वो घूमता रहता है। पर इसमें डीजल का यूज़ हो रहा है उसको घुमाने के लिए। कहीं पर क्या होता है कि पहाड़ से पानी गिर रहा है, पानी से एक चक्की घूमती है, चक्की क्या करती है इसको घुमाती है। मतलब इसको घुमाना है कैसे भी आप घुमाओ। तो जब थर्मल पावर प्लांट होता है ना, उसमें कोयला जलाया जाता है। कोयला जलाया जाता है तो वो पानी को गर्म करता है, पानी से भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, और ये भाप एक पंखा लगा होता है, पंखे को घुमाती है, उसमें से पंखे में एक चैन लगा दी जाती है और चैन इसी तार मैग्नेट से लगी होती है, चैन इसको घुमा देती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड को काटती है और बिजली पैदा होती है। तो मेन क्या है, पंखे को घुमाना, पंखे में एक चैन लगाई जाती है और वो चुंबक को घुमाती है। तो जब कोयले वाला प्लांट होता है उसमें कोयला जला जाता है, लेकिन कोयला भी लिमिटेड है ना। तो जो 1 किलोग्राम यूरेनियम होता है ना, 1 kg यूरेनियम, आप समझिए कि अगर हमने 1 किलोग्राम यूरेनियम है, इससे कितनी बिजली पैदा होगी आपको पता है? 1 किलोग्राम यूरेनियम 30 लाख किलो कोयले के बराबर होता है। 30 लाख kg, 30 लाख किलो कोयला जब हम जलाएंगे, जितनी हीट हमें मिलेगी ना, उतना 1 किलोग्राम यूरेनियम को जलाने से मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितना अंतर है, इसलिए यूरेनियम काफ़ी महंगा भी है। केवल 1 किलो यूरेनियम को जलाएंगे तो 30 लाख किलोग्राम कोयले के बराबर हीट हमें मिलती है। ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझाया है कि चीज़ें होती क्या हैं। मैं आपको जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर वाला जो हम पढ़ रहे हैं, इसका डायग्राम थोड़ा बेसिक सा समझाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में आए कि हाँ, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका बेसिक डायग्राम है क्या। तेज़ कर देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या होगा, हम यूज़ किसका करेंगे, तो यूरेनियम का करेंगे। तो ये यूरेनियम है, यूरेनियम का हमने यूज़ किया और इसके बगल में एक कंक्रीट की मोटी सी दीवार होती है। मोटी सी दीवार क्यों होती है, इसी के बीच में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ताकि कुछ भी हो जाए तो ये कंक्रीट की दीवार मोटी सी होती है, कोई भी बाद में दुर्घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए तो सेफ रहें, तो इसलिए मोटी सी दीवार होती है। ये 6-7 फीट की दीवार होती है इसके बगल कंक्रीट की, और इसके बीच में ये रिएक्शन होता है। यूरेनियम 235 को हम विस्फोट करते हैं जिससे हमें हीट मिलती है, तो पूरा कंप्लीट बंद होता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन भी होती है ना, तो पूरा कंप्लीट बंद होता है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन को हम लाकर इसमें ड्राइव कराते हैं, तो ये जो यूरेनियम है, अब इसमें विस्फोट होगा तो काफ़ी मात्रा में हीट निकलेगी, काफ़ी विशाल मात्रा में हीट निकलती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रिजर्वोयर होता है, पानी का एक टैंक होता है। आपको बेसिक से समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में, यहाँ पर पानी का टैंक है और पानी की टैंक की एक पाइप ऐसे अंदर जा रही होती है इसके अंदर। उसके बाद छोटी छोटी पाइपों में ये बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी पाइपों में प्रेशर ज़्यादा बनता है और बाहर निकली होती है पाइप। अब क्या होगा देखिए, अंदर जब हीट पैदा होगी काफ़ी मात्रा में, ये जो पाइप है इससे हीट मिलेगी, तो इसके अंदर जो पानी गुजर रहा है वो क्या होगा,
गर्म होगा कि नहीं? गर्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और पानी जब गर्म होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में बदल जाता है। अब इधर से क्या निकलेगी? तो भाप निकलेगी। भाप निकलेगी ना, आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हीट पैदा हो रही है क्योंकि रिएक्शन हो रही है। पानी यहाँ से आ रहा है पाइप में, अब पानी जो है यहाँ से हीट निकल रही है तो ये पाइप को गर्म कर रही है, हीट मिल रही है, उसके अंदर जो पानी है वो भी गर्म हो रहा है, अब वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ से भाप निकल रही है तो यहाँ एक पंखा लगा दिया जाता है। एक पंखा लगाया, अब भाप इस पंखे में टकराएगी तो आप बताइए पंखा क्या होगा? घूमेगा ना। अब यहाँ पर प्रेशर मार रहा है, भाप यहाँ से निकल रही है। अब कभी दूध उबालते हैं या पानी उबालते हैं, जब उसके ऊपर जो ढक्कन होती है, जब भाप निकलती है, ढक्कन हिलने लगती है ना, तो इसी प्रकार ये पंखा घूमेगा। इसके साथ एक चैन लगा दी जाती है। चैन के नीचे क्या होता है? यहाँ चुंबक होता है, वही जिसको घुमाना है हमने, उसके बगल में दो बड़े चुंबक हैं। अब इसको घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड काटेगी, बिजली पैदा होगी, ये बिजली आगे भेज दी जाती है। आप समझ गए? ये बेसिक डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया, बिल्कुल बेसिक से। थोड़ा जो वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जो उसका बेसिक फंक्शन है ना वो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर एनर्जी इस प्रकार गर्म होगी और इसको कंट्रोल भी करना होता है, और कैसे कंट्रोल होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस बेसिक डायग्राम, जो बेसिक फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया कि पाइप निकलेगी, पानी गर्म होगा, भाप निकलेगी, पंखे को घुमाएगी और वो उस चुंबक को घुमाएगी और यहाँ से बिजली पैदा होगी। तो आपने कई बार उसमें टीवी वगैरह में या देखा भी होगा, तो वो आप देखते हैं ना, भाप निकलती है, ये वाला जो टावर आप देख रहे हैं भाप निकल रही है, तो आपको लगता होगा कि इसी में ये रिएक्शन हो रही है। नहीं, ये कूलिंग टावर होता है। ये जो भाप निकल रही है ना उसको ठंडा करता है। जो भाप निकल रही है उसको ठंडा करके पानी में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि जो भाप है ठंडी होकर पानी बदल जाती है, वही पानी फिर भेज दिया जाता है। ये कूलिंग टावर होता है, पानी को ठंडा कर रहा होता है, भाप को उसको पानी में बदल रहा है, ना कि इसमें रिएक्शन हो रही होती है। तो आगे हम इसको समझते हैं डिटेल में। तो देखिए, नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता क्या है, हमने पूरा पढ़ तो लिया, लेकिन जो उसके अंदर की डिटेल्स हैं वो अब देख लेते हैं। तो इसमें यूज़ क्या होता है? पहले तो नाभिकीय ईंधन। ईंधन का मतलब क्या है? जो इसमें फ्यूल यूज़ हो रहा है। कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है? यूरेनियम यूज़ हो रहा है। मैंने आपको बताया कि वह पदार्थ जिसका नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिसको नाभिकीय ईंधन कहलाता है। यूरेनियम 235 ही ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऐसे छोटे छोटे यूरेनियम की ये पैलेट होती है जिसे फ्यूल पैलेट कहा जाता है। आप देखें छोटा छोटा होता है, तो इसको एक पेंसिल जिसे हम कहते हैं ट्यूब है, इसमें डाल दिया जाता है। इस पैलेट को छोटा छोटा अंदर डाल दिया जाएगा, ऐसे इसमें पूरा कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका एक बंडल बना लिया जाएगा। एक एक ट्यूब है ना, तो एक एक ट्यूब का ऐसे बंडल बना लिया जाएगा, कई सारे ट्यूब का। उसके बाद इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल दिया जाता है, इस प्रकार सिलेंडर में डाल दिया जाता है। तो ये है हमारा ईंधन। उसके बाद ईंधन को क्या किया जाएगा? जैसे ही आप देखें ये इसके अंदर डाला गया है, तो उसमें क्या होगा? उसमें हमें मंदक यूज़ करते हैं। मॉडरेटर क्या होता है? तो वे पदार्थ जो नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन की गति को कम करने में प्रयोग में लाए जाते हैं, मंदक कहलाते हैं। तो देखिए, जब भी न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 से टकराता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, निकलते हैं कि नहीं? उसमें से 2 को हम अवशोषित कर लेंगे, एक बचा, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ये न्यूट्रॉन जो निकलता है ना, काफ़ी बहुत ही तेज़ी से निकलता है। यही अगर हम कंट्रोल इसको नहीं करेंगे तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो इसी न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए जो हम उपयोग में लाते हैं, किसका? भारी जल का और ग्रेफाइट की छड़ों का। तो इसी को मंदक कहा जाता है। मंदक का मतलब क्या है? जो स्पीड को मंद कर दे। मंद क्या होता है? स्लो। तो जो स्पीड को स्लो कर दे, मंद कर दे, उसी को कहा जाता है मंदक। न्यूट्रॉन की गति को कम करने में किसका प्रयोग में लाया जाता है? ग्रेफाइट की छड़ों का और भारी जल का। जैसे जो भारी जल होता है, हैवी वाटर, यहाँ पर ये देखिए, ये हैवी वाटर है, तो हैवी वाटर और ग्रेफाइट क्या करती हैं? न्यूट्रॉन भाग रहा होता है बहुत तेजी से, ये इसको रोक लेती हैं, स्लो कर देते हैं, इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है आगे जाकर। भारी जल और ग्रेफाइट की छड़ें ये मंदक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। आपसे यही पूछा जाएगा कि मंदक के रूप में किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो भारी जल होगा या तो ग्रेफाइट की छड़ें होंगी, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। मंदक हमने देख लिया। एक है नियंत्रक, जिसे कहते हैं कंट्रोलिंग रोड्स। तो मंदक का काम है न्यूट्रॉन की गति को स्लो करना, और नियंत्रक का काम क्या है? तो बोरोन या कैडमियम की जो छड़ें होती हैं, ये नियंत्रक के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। ये दोनों धातुएं न्यूट्रॉन की अच्छी अवशोषक होती हैं, जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे अवशोषित न्यूट्रॉन विखंडन क्रिया में भाग ले पाते हैं। तो इसका काम क्या है? ये न्यूट्रॉन को, मैंने आपको बताया ना कि 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो 2 को ये अवशोषित कर लेती हैं। मैंने आपको बताया कि नहीं अवशोषित होगा तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा मामला। एक जो मंदक है वो न्यूट्रॉन की गति को स्लो कर रहा है, और जो नियंत्रक है इसको अवशोषित कर रहा है, ताकि मामला नियंत्रण में आ पाए। कंट्रोलिंग रोड कहते हैं। तो कंट्रोलिंग रोड होती कौन सी है? तो बोरोन और जो कैडमियम की छड़ें होती है ना,
इसमें न्यूट्रॉन आकर चिपक जाता है। उसको ऐसे बोरॉन की छड़ होगी, जो न्यूट्रॉन की छड़ होगी, इसमें न्यूट्रॉन जाएगा तो इसमें चिपक जाएगा, आगे भाग नहीं पाएगा, आगे वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। तो बोरॉन और कैडमियम की छड़ें नियंत्रक के रूप में यूज की जाती हैं। ये छड़ें होती हैं ग्रेफाइट के ब्लॉक में निश्चित स्थानों पर यूरेनियम की तरह धसी रहती हैं, और इन छड़ों पर यूरेनियम 235 की दो कोर के बीच अंदर व बाहर सरकाकर विखंडन क्रिया की गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यानी कि ये छड़ें हैं, जब इनको अंदर खसका दिया जाएगा तो जो स्पीड है, मतलब कि मामला जो अभिक्रिया हो रही है वो धीमी हो जाएगी, क्योंकि हम अवशोषित कर रहे हैं। जैसे थोड़ा बाहर निकालेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अवशोषण कम हो जाएगा। तो नियंत्रक क्या है, उसको कंट्रोल कर रहा है। अब आगे देखते हैं शीतलक क्या होता है, कूलेंट क्या होता है। तो विखंडन क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसे अवशोषित करने के लिए जिस तरल का प्रयोग किया जाता है उसे शीतलक कहा जाता है। काफी भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है, तो भारी मात्रा में जो एनर्जी निकलती है उसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा ना। न्यूट्रॉन को तो हम कंट्रोल कर ले रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी निकल रही है उसे कौन कंट्रोल करेगा। इतनी एनर्जी की हमें जरूरत नहीं है जितनी भारी मात्रा में निकल रही है। तो द्रवित सोडियम यानी कि लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है कूलेंट के रूप में, याद रखेगा। लिक्विड सोडियम, द्रवित सोडियम का उपयोग किया जाता है शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में। उसके बाद है रक्षा कवच। तो रक्षा कवच क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि बाहर भारी कंक्रीट की दीवार होती है मोटी सी, उसी को सेफ्टी वॉल कहा जाता है। और ग्रेफाइट ब्लॉक के चारों ओर 7 से 8 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार बनी होती है। इस दीवार पर विकिरण अवशोषक की मोटी परत चढ़ा दी जाती है, जो कि रेडिएशन को भी अवशोषित करती है। और यह कंक्रीट की दीवार विखंडन प्रक्रिया में उत्सर्जित रेडियोधर्मी विकिरणों को बाहर आने से रोकती है, क्योंकि यही रेडिएशन अगर बाहर आ जाए तो फिर तो आप समझ ही गए, जो परमाणु बम है वही काम हो गया। तो इस रेडिएशन को बाहर आने से, और जो हीट है वो बाहर ना आए, तो इसके बाहर क्या होता है, सेफ्टी वॉल होता है, जिसे रक्षा कवच कहा जाता है। हमने जो भी पढ़ा ना, उसकी पूरी कार्यविधि जो फंक्शन है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको जब भी पीडीएफ मिले तो आपको ये समझ आ जाए कि फंक्शन क्या था। जो भी मैंने आपको पूरा समझाया कि पहले ईंधन को डाला जाएगा, न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये पूरा मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जब एक मंद गति वाला न्यूट्रॉन 235 नाभिक से टकराता है तो 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। इन मुक्त न्यूट्रॉनों को नियंत्रण में रखने के लिए कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ें जब पूर्णतः ईंधन में घुसा दी जाती हैं तो ये सारे न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेती हैं और श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाती है। जब पूरी रूप से जो कैडमियम की छड़ें अंदर चली जाएंगी तो सभी न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगी। थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के रखते हैं ताकि सब न्यूट्रॉन का अवशोषण ना हो, और इन छड़ों को बाद में ईंधन से धीरे धीरे उतना ही बाहर निकाला जाता है, जिससे कि केवल उतने ही न्यूट्रॉन उत्सर्जित हों जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित रूप से संचालित कर सके और निश्चित परिमाण में ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं तेजी से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको पूरा समझा चुका हूँ, बस मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। और ईंधन के विखंडन में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है जल या तरल सोडियम के द्वारा अवशोषित की जाती है, हीट को जो एक्स्ट्रा हीट होती है, जिसका उपयोग ऊष्मा परिवर्तक के भाप में बनने में किया जाता है। और यह भाप टरबाइन को घुमाती है, जिससे संबंध जो आर्मेचर है, जो मैग्नेट है, वो घूमता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है और बिजली उत्पन्न करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। जब भाप संघनित हो जाती है तो इसे फिर से दूसरे चक्र में लाया जाता है, यानी जो भाप निकली है इसको फिर से ठंडा किया जाता है, पानी बन जाता है, फिर से उस पानी को भेजा जाता है, दोबारा प्रयोग किया जाता है। ये पूरी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि है। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उस परमाणु प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है। जब एक भारी नाभिक दो नाभिकों में विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, विखंडन। नाभिकीय विखंडन या परमाणु विखंडन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होगा कि जो दो नाभिक हैं एक बड़े नाभिक में जुड़ जाएंगे, उसी को संलयन कहा जाएगा। तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, जब दो हल्के नाभिक क्या होते हैं, जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसी को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तो न्यूट्रॉन को अवशोषित कौन करता है, बोरॉन और कैडमियम की छड़ें करती हैं। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा, कैडमियम। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने
यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया था। इस कार्य को क्या कहा गया? मैनहट्टन परियोजना, पर्ल हार्बर प्रोजेक्ट, एटॉमिक हेरिटेज या लॉस एलमोस प्रोजेक्ट? इसे कहा गया मैनहट्टन परियोजना। ऑप्शन ए का सही जवाब है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1998 में पोखरण में भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना, उसका कोड क्या था? 98 में हुआ था, इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। शक्ति 98 भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मुस्कुराते बुद्ध यानी कि स्माइलिंग बुद्ध किसके ये कोड नाम था? कौन सा कोड वर्ड था? किस ऑपरेशन का ये कोड वर्ड था? लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा? तो इसका सही जवाब क्या है? तो भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, तो उसका ये कोड वर्ड था लाफिंग बुद्धा। तो ऑप्शन डी का सही जवाब है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड, जो कैडमियम की रोड होती है ना, इसका काम क्या है? तो जो कैडमियम की रोड होती है, ये क्या करती है? न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। इसका सही जवाब क्या होगा? अब देखेंगे ये वाला ऑप्शन बी। जो चैन रिएक्शन हो रही है ना, को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, नियंत्रण रोड का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो एटम बम का आविष्कार किया था बट ओपेनहाइमर ने। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, हाइपर नहीं है, हाइपर है, बट ओपेनहाइमर। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या फोटोवोल्टिक अभिक्रिया? तो जो सूर्य और तारे हैं ना, इनकी ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन सी का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम है ना, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी नाभिकीय संलयन यानी कि परमाणु संलयन सिद्धांत पर ही आधारित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगर आपको हमारी कोई ई बुक बाय करनी है, जैसे भी हिस्ट्री की और फिजिक्स और बायोलॉजी की ई बुक है, अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट जो कि www.studyviceofficial.com है, यहाँ से बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इस पे भी आपको ई बुक भेज दी जाएगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए वीडियो की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।